नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन गति के 3 नियम पढ़ लिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। आज की क्लास में अपन संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे और उसके साथ ही अभिसारी और अपसारी बलों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बल। बल एवं गति के नियम चल रहा था, बल एवं गति के नियम। तो अपन ने बल पढ़ा था, 4 प्रकार के बल पढ़े थे। उसके बाद में गति के तीनों नियम कर लिए थे। अब गति के नियम से संबंधित ही एक चीज आती है, संवेग संरक्षण का नियम। तो आज का अपना पहला टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। जो संवेग संरक्षण का नियम है वो गति के प्रथम नियम की तरह ही है। जिस प्रकार गति का प्रथम नियम किसी वस्तु पर बिना बल, कोई वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाए तो वह अपनी जड़त्व का विरोध करती है, उसी प्रकार यह नियम भी है, संवेग संरक्षण का नियम भी, कि वस्तु के प्रारंभिक जो संवेग है तथा जो अंतिम संवेग है वो दोनों बराबर रहेंगे यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो अपन देखेंगे संवेग जो होता है, संवेग होता है P बराबर mv। P होता है क्या? संवेग। P होता है संवेग, m होगा द्रव्यमान और v होगा वेग। तो ये हुआ P बराबर mv, द्रव्यमान बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका अपन यदि मात्रक लिखें तो इसका मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा लिखे अपन, ये संवेग है, संवेग, फिर बाद में इसके संरक्षण की बात करेंगे अपन। विमा हो जाएगी इसकी m l t -1, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो जो संवेग है, संवेग होता है P बराबर mv, मात्रक है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, विमा हो जाएगी m l t इनवर्स या t माइनस। आगे अपन देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो मैंने जैसे बताया कि गति के प्रथम नियम के अनुसार ये है, गति के प्रथम नियम की जैसे ये है, किसी वस्तु पर संवेग तब तक समान रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। संवेग तब तक समान रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। मतलब ये है कि P1 बराबर PI बराबर PF होगा। PI मतलब संवेग जो है वो इनिशियल मतलब प्रारंभिक और संवेग अंतिम। तो इसको लिख सकते हैं अपन MI/UI या फिर MU लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं MFV, या U को अपन VI और VF भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। या फिर इसको लिख दें M1 या MIU और MFV, जहाँ U क्या है, U प्रारंभिक वेग है, V क्या है, अंतिम वेग है। या फिर यहाँ देखते हैं तो VI क्या है, प्रारंभिक वेग है, VF क्या है, अंतिम वेग है। तो किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला संवेग प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ अपने अनुप्रयोग होते हैं, जैसे राकेट का प्रलोदन। राकेट का जो प्रलोदन होता है, राकेट का प्रणोदन, ये किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। आधारित, यदि अपने को किसी भी वस्तु का प्रारंभिक संवेग दे रखा हो और उसका
द्रव्यमान दे रखा हो तथा अंतिम संवेग ज्ञात करना हो, तो अपन वो चीज़ ज्ञात कर सकते हैं इससे आराम से, संवेग संरक्षण के नियम से। ये आप नोट कीजिए। अपन इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये आपने नोट कर लिया होगा शायद। एक बंदूक है, उस बंदूक की गोली, बंदूक से एक गोली चलाते हैं, गोली का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और 150 मीटर प्रति सेकंड की दर से आगे जाती है बंदूक। तो गोली का द्रव्यमान अपन लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। गोली का द्रव्यमान जो दे रखा है 15 किलोग्राम दे रखा है, 15 ग्राम होना चाहिए, 20 ग्राम है, सॉरी। गोली का जो द्रव्यमान है वो है 20 ग्राम। जो अपने को गोली का वेग दे रखा है, जिस वेग से गोली चलती है वो है 150 मीटर प्रति सेकंड। और जो अपनी बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान होगा अपना 2 किलोग्राम वजन की अपनी बंदूक है। दूसरा देखते हैं बंदूक का द्रव्यमान। अपनी जो बंदूक है उसका द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम। तो अपन ने देखा कि जो तीसरा नियम है, गति का जो तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये भी जैसे रॉकेट प्रलोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है, उसी प्रकार जो अपना बंदूक चलेगी तो वो भी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होगी। तो संवेग संरक्षण नियम से अपन करते हैं इसको, संवेग संरक्षण नियम से हल करते हैं। तो देखो क्या होता है, संवेग संरक्षण नियम कहता है कि MI VI बराबर MF VF। MI क्या है, MI मतलब जो प्रारंभिक द्रव्यमान था, तो प्रारंभिक द्रव्यमान किसका, ये क्या हो जाएगा MI, क्योंकि बंदूक से ही निकल रही है गोली। और VI मतलब इसका वेग, या फिर इसको मान सकते हैं अपन प्रारंभिक। तो किसका वेग अपने को ज्ञात क्या करना है, बंदूक का जो वेग होगा, ये गोली का वेग है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे जाएगी, बंदूक का जो वेग ज्ञात करना है अपने को, वो ज्ञात करना है। बंदूक का वेग क्या होगा, VI मान लेते हैं उसको, जो प्रारंभिक वेग होगा, या फिर इसको F मानते हैं अपन क्योंकि गोली चलती है, और इसको क्या मानते हैं MI, इसको VI। तो अपनी बंदूक की गोली चलेगी, बंदूक का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 20 ग्राम। इसका बंदूक का वेग क्या है, बंदूक की जो गोली है उसका वेग है 150 मीटर प्रति सेकंड। जो अपना उसका द्रव्यमान दे रखा है बंदूक का, वो दे रखा है 2 किलोग्राम, तो इसको भी ग्राम में बदल देते हैं अपन। और ज्ञात क्या करना है, VF। यही तो ज्ञात करना था अपने को कि बंदूक कितने वेग से पीछे की तरफ जाएगी, ये चीज़ ज्ञात करनी है अपने को। क्योंकि अपन ने पढ़ा गति का तीसरा नियम, किसी की क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो बंदूक, यदि बंदूक की गोली आगे जाएगी तो उसका जो बंदूक होगी जो पीछे की तरफ झटका देगी। तो ये देखते हैं 0 0, ये 0 0 कैंसिल, 2 10, 10 डिवाइड बाई VF हो गया अपना, VF बराबर 15 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1.5। अब ये किस में आएगा, ये था मीटर में अपना, मीटर प्रति सेकंड में, और ये ग्राम में दे रखा था। तो ग्राम, तो जो ये आ गया किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। मतलब ये है कि यदि अपनी गोली जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, यदि वो 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ चलाई जाए और 2 किलोग्राम की बंदूक से चलाई जाए, तो जो बंदूक है पीछे की तरफ 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पीछे की ओर गति करेगी। नोट कीजिए इसको।
इसके साथ में ही अपने को ये भी देखना होता है, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि एम आई वी आई माइनस, इसको अपन उधर ले जाते हैं तो ये क्या होगा, एम एफ वी एफ बराबर 0। तो ये देखना पड़ेगा अपने को, सॉरी समवेग संरक्षण मतलब इन दोनों को जोड़ के ही 0 होगा, और एम आई वी आई बराबर ये। अब यहाँ पर जो होगा ना, ये जो वेग होगा ये उसके विपरीत दिशा में होगा, जो यहाँ पे होगा, जैसे गोली आगे की तरफ जाएगी तो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ आएगी। तो उसको इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं कि जो समवेग संरक्षण होगा वो इस पे इस तरीके से भी किया जा सकता है इसको। तो यहाँ से अपन इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, वेग माइनस का आएगा। यहाँ पर कभी भी देखेंगे अपन तो ये विपरीत दिशा में आएगा। इस तरीके से अपन यदि क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ देखना पड़ेगा कि ये विपरीत दिशा में जाएगी। इस तरीके से अपन करेंगे तो अपने आप ही बता देगा, इससे अपने आप ही निकल के आ जाएगा कि गोली विपरीत दिशा में जाएगी या उसी दिशा में, या फिर कोई भी वस्तु विपरीत दिशा में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन इससे अपने को थर्ड नियम से ऐसे पता है कि क्रिया के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है, तो अपन इसको गोली किधर की जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, और इसमें माइनस का उधर ले जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, उस हिसाब से अपने आप ऋणात्मक का मतलब है पीछे की साइड में जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से करके देखते हैं। एक रॉकेट का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, ईंधन का द्रव्यमान 5000 किलोग्राम है, गैसों का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो रॉकेट का वेग ज्ञात करना है। द्रव्यमान दे रखा अपने को, रॉकेट का द्रव्यमान एक दे रखा अपने को, गैसों का द्रव्यमान या ईंधन का द्रव्यमान, जो ईंधन है वो गैस है, ईंधन का द्रव्यमान। अब अपने को रॉकेट का द्रव्यमान दे रखा है 2000 किलोग्राम, वेग दे रखा है रॉकेट का पूछा है, रॉकेट का वेग पूछा है, ये अपने को 5000 किलोग्राम दे रखा है, और ये 10 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है क्वेश्चन में अपना 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन ने कहा या तो अपन एम आई वी आई बराबर एम एफ यू वी एफ से कर लेंगे, या फिर इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से करके देखते हैं अपन। एम आई क्या अपना 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, वी आई अपन ज्ञात करते हैं किसका वेग, जो अपना रॉकेट है उसका वेग, या फिर इसको एफ मान सकते हैं क्योंकि रॉकेट किससे चलेगी, ईंधन से, तो इसको आई इसको एफ मान सकते हैं। वैसे उसमें कोई परेशानी कोई नहीं होती, उसमें कुछ भी मान सकते हैं, ए बी भी मान ले अपन तो वो सबसे बेस्ट रहेगा तरीका। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ए बी मान लो। तो ये वी ए का मान अपने को ज्ञात करना है। इसमें क्या आएगा 5000 गैसों का जो वेग, गैसों का जो द्रव्यमान है, और ये आ गया 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा वी ए बराबर माइनस के 5000 इंटू 10 डिवाइड बाई 2000, 3 0 से 3 0 गया, ये 5, माइनस में क्या आ गया 25, माइनस में 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि यदि इस दर से, यदि 2000 किलोग्राम की रॉकेट जिसका वेग ज्ञात करना अपने को, यदि उसमें ईंधन का द्रव्यमान 5000 किलोग्राम है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड के दर से ईंधन जो गैसें हैं वो चल रही हैं, तो जो अपना रॉकेट है वो 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलेगा। ऋणात्मक का मतलब ये है कि गैसें हमेशा पीछे की तरफ चलेंगी और रॉकेट आगे की तरफ जाएगा। तो जो रॉकेट का प्रणोदन है वो
क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है और संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। उस पर ही आधारित देखिए क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। अब दूसरा जो अपने बल जो था अपना, तो आज का जो दूसरा अपन करेंगे वो करेंगे अभिसारी बल और अपसारी बल क्या होते हैं। दोनों को अपन एक साथ कर लेके चलते हैं, आसानी रहेगी उससे याद करने में अपने को। एक तरफ लिख लेते हैं अभिसारी बल और एक तरफ लिख लेते हैं अपसारी बल। जो अपना अभिसारी बल है उसमें लिखते हैं अब अपन अभिसारी बल को अपन अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल। और अपसारी बल को अपन कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अभिसारी बल को अभिकेंद्रीय बल और अपसारी बल को अपकेंद्रीय बल। तो ये जो बल है वृत्तीय गति में लगता है। वृत्तीय गति अपन ने पहले पढ़ी थी कि एक वृत्ताकार पथ में किसी वस्तु को गति कराए तो ये भी बल किस में लगता है, वृत्तीय गति में। ये बल जो वृत्तीय गति में लगता है ये केंद्र की ओर लगता है, इसके लिए इसी कारण इसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। और ये केंद्र से विपरीत दिशा में लगता है, केंद्र के बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर, वो बाहर से केंद्र की ओर होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर। जैसे अपन इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ये है तो ये अंदर की तरफ लगने वाला बल हो जाएगा, और ये है तो ये बाहर की तरफ लगने वाला बल हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। तो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। इसका उदाहरण है वृत्ताकार पथ में जब गति करता है, सूर्य के चारों ओर जब ग्रह पृथ्वी और विभिन्न ग्रह गति करते हैं, तो उदाहरण लिखते हैं चौथे पार्ट में। उदाहरण होगा इसका सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर जब ग्रहों की गति लगती है, करते हैं ग्रह, तो वह सूर्य से बाहर नहीं भागते हैं। सूर्य की तरफ जो सूर्य की एक निश्चित जो कक्षा होती है, सूर्य कुछ इस प्रकार की कक्षा में, यहाँ पे एक सूर्य होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। जिसके दो फोकस होते हैं ना, तो इसके कारण इसके चारों तरफ एक कक्षा होती है, उसके अंदर कोई ग्रह गति कर रहा है। तो ये ग्रह इस कक्षा से बाहर नहीं निकलता, इसके अंदर ही लगा रहता है। इसका कारण क्या है, इसकी तरफ से एक अभिकेंद्रीय बल इसके ओर लग रहा है, जो सूर्य की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है इस पर। तो ये ग्रहों की गति, ग्रहों की गति किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह।
की गति। अब ये जो गतियां हैं ये अभिकेंद्रीय गति है। अभिकेंद्रीय गति जो ये है, तो इन दोनों में जो अभिकेंद्रीय गति होगी वो किस प्रकार का बल लगेगा उसमें, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्व बल, और इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जो ये दोनों प्रकार की गति है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति, ये दोनों गतियां जो हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब जो तीसरी एक योग पर से उतार लीजिए। अपन जो इसका तीसरा उदाहरण लेते हैं, अभिकेंद्रीय जो अभिसारी बल है या अभिकेंद्रीय बल जिसको कहेंगे, उसका जो तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं घुमावदार सड़कों पर, घुमावदार सड़कों पर वाहनों की गति। अपन ने देखा होगा कि जो सड़कें जहाँ घुमावदार होती है वहाँ पर कुछ सड़कें बाहर की ओर से सड़कों को कुछ उठाया जाता है। तो उसके कारण क्या है, जो गति आसान हो जाती है। वो क्यों उठाया जाता है सड़कों को बाहर की तरफ से, ताकि अभिकेंद्रीय बल लग सके, अच्छी एक अभिकेंद्रीय बल लग सके और वाहन फिसले नहीं, आराम से उसमें गति कर सके। तो इसमें जो गति करेगी, जो बल लगेगा वो घर्षण बल लगेगा। जो यहाँ अभिसारी बल होगा वो कौन सा बल होगा, घर्षण बल होगा। तो ये जो थे, इन दोनों में अभिसारी बल जो था वो गुरुत्वाकर्षण बल था, और यहाँ घर्षण बल एक अभिसारी बल का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। कभी अपन ने देखा होगा अभिसारी बल में कि अपन यदि किसी कीचड़ के अंदर वाहन कीचड़ के अंदर धंस जाता है, तो अपन जब उसके अंदर उसको वाहन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो टायर होते हैं वाहन के, वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसका क्या कारण है कि वाहन के टायर जो बार बार में घूमते ही रहते हैं, उस पर पर्याप्त घर्षण नहीं लग पाता, इसके कारण वाहन बाहर नहीं आ पाता और वहीं कीचड़ के अंदर ही धंसा रहता है। तो वो भी एक अभिसारी बल का उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है, पहला इसका उदाहरण है छाछ से मक्खन या दही से मक्खन का निकलना। दही से मक्खन निकलना, जो दही से मक्खन निकलता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण निकलता है। जो इसी का दूसरा उदाहरण है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत, जो वॉशिंग मशीन होती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। जो वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोती है तथा सुखाती है। तो इसी का तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं। तो इसका तीसरा उदाहरण होगा रक्त परीक्षण के दौरान अवयव को अलग करना। रक्त परीक्षण जब किया जाता है तो उसमें अवयवों को अलग किया जाता है। रक्त परीक्षण या ब्लड टेस्ट, रक्त परीक्षण में अवयवों का पृथक्करण। रक्त परीक्षण में अवयवों का पृथक्करण, रक्त में जो अवयव होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उनका जो पृथक्करण करते हैं वो भी अपकेंद्रीय विधि से ही किया जाता है। अगला जो अपन देखते हैं, अगला है वाहन चलाते समय घुमाव के विपरीत झुकाव।
जब अपन वाहन चलाते हैं तो जो घुमाव होता है उसके विपरीत अपना झुकाव उसके विपरीत हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो भी अपना अपकेंद्रीय बल का ही एक उदाहरण है कि अपन उस अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की ओर लगता है उसको प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार से जो बल लगेगा वो भी एक अपसारी बल होगा। इसी का एक अन्य उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रत्येक जगह पर अलग अलग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होने का कारण भी यही है, त्वरण का अलग अलग मान। गुरुत्वीय त्वरण का अलग अलग मान किसका उदाहरण, अपने अपसारी बल का उदाहरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अलग होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर अलग होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। यहाँ तक कि अपन पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी अलग होता है, पृथ्वी के अंदर भी जाते हैं तो भी अलग होता है। इस प्रकार की अपनी पृथ्वी यदि, तो जो भूमध्य रेखा है उस पर जो जी का मान होगा वो सर्वाधिक होगा, और जो ध्रुव होंगे वहाँ पर जी का मान सबसे कम होगा। ये अपन देख सकते हैं। तो ये सब अपसारी बल के उदाहरण हैं। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, और जो अपनी होती है भूमध्य रेखा उस पर सबसे कम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23.5 डिग्री। यदि पृथ्वी के घूर्णन को बढ़ा दे, घूर्णन का मान बढ़ा दे, तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा। जी जो है, जी अपना क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो पृथ्वी के यदि घूर्णन को बढ़ा दे अपन, तो उसके जी के मान पर क्या फर्क पड़ेगा, पृथ्वी के जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृथ्वी का जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, या लिख सकते हैं अपन जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। यदि पृथ्वी के घूर्णन का मान बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है एग्जाम में। यदि पृथ्वी के घूर्णन का मान बढ़ा दिया जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, वृद्धि होगी, या कमी वृद्धि दोनों होगी, या दोनों में से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। यदि घूर्णन का मान घटा दिया जाए, घूर्णन घटा दे, तो जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपसारी बल के कुछ उदाहरण थे, और अभिसारी बल और अपसारी बल दोनों बल पढ़ लिए अपन ने। नोट डाउन कीजिए। तो अपन ने बल एवं गति के नियम पढ़ा था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था बल एवं गति के नियम। तो बल में 4 प्रकार के बल पढ़ाए अपन ने, गति के तीनों नियम पढ़ा दिए। जो तीसरा नियम है संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तो लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि रॉकेट हमेशा गति के तृतीय नियम अर्थात संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो गति के तृतीय नियम पर आधारित नहीं है, वो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। तो ये हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज होने वाली चीज़ है। रॉकेट और जो होते हैं एरोप्लेन, उनमें दोनों की गति अलग अलग पर आधारित है, रॉकेट और हवाई जहाज। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण या गति के तृतीय नियम पर आधारित है, संवेग संरक्षण नियम। और ये जो है वो बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। तो जो रॉकेट है
रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट आगे की तरफ गति करती है तो उसके पीछे की तरफ जो गैसों की गति होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, लेकिन हवाई जहाज इस पर आधारित नहीं। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये अपन ने बल और गति के नियम पढ़ लिए। अगली क्लास में अपन गुरुत्वाकर्षण बल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।